स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका के अंदर कैसे सिन्हाला ग्रुप के लोगों को सिर्फ प्रायोरिटी मिल रही थी। सारा सब कुछ जो भी उनका गवर्नमेंट जो भी स्कीम बना रही थी, जो भी पॉलिसीज़ बना रही थी, वो सिर्फ सिन्हाला ग्रुप को के फ़ायदे के लिए हो रही थी और दूसरे ग्रुप को वो उतना उस पर तवज्जो नहीं दे रही थी। फिर हमने देखा कि कैसे बेल्जियम के लोगों ने कुछ नया तरीका अपनाया जिससे डिफरेंट ग्रुप के लोग साथ साथ रह सकें, उनको एक इक्वली ट्रीटमेंट मिलता था, मतलब उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होती थी। तो वो उन्होंने क्या क्या ऐसी चीज़ें अपनाई थी तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिस्क्राइब किया गया था कि जो डच हैं और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके जो मिनिस्टरों की तादाद है वो इक्वल रहेगी। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ नंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। अगर कोई स्पेशल लॉ बनाना होगा तो दोनों ग्रुप के लोग, चाहे वो फ्रेंच बोलने वाले चाहे डच बोलने वाले, उनकी मेजॉरिटी ही तय करेगी। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। कह रहा है इस तरह से कोई एक कम्युनिटी अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकती, एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकती। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री। कह रहे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो जो इलाकाई गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर दोनों ग्रुप, जो फ्रेंच बोलने वाले थे, जो डच बोलने वाले थे, उनको फुल पावर दे दी थी। द स्टेट गवर्नमेंट और नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट, फुल्ली उनको आज़ादी थी दोनों ग्रुप के लोगों को। ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कह रहे ब्रुसेल के अंदर अलग से गवर्नमेंट थी जिसके अंदर दोनों कम्युनिटी के लोग बराबर से हिस्सेदार थे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल। कह रहे कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को ने ये एक्सेप्ट किया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहे चूँकि ब्रुसेल में आपको पता है फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा लोग थे, तो वो क्यों माने कि डच भी जितने हमारे मेंबर रहेंगे उतने डच के रहेंगे, क्योंकि पूरे ओवरऑल कंट्री में, पूरे बेल्जियम में डच पीपल ज़्यादा थे, डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा थे। तो वहाँ पे उन लोगों ने माना था कि फ्रेंच बोलने वाले कम है, फिर भी उनकी तादाद हमारे बराबर होगी। तो वहाँ पे वो सेक्रीफाई किए, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग सेक्रीफाई किए। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। कह रहा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक तरह की और गवर्नमेंट थी, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो उनकी समूह की गवर्नमेंट थी, जो उनके ग्रुप की गवर्नमेंट थी। इज़ इलेक्टेड बाय पीपल, इसको लोग खुद चुनते थे। बिलोंगिंग वन लैंग्वेज कम्युनिटी, मतलब एक लैंग्वेज बोलने वाले। जैसे एक तो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उसके अंदर भी बराबरी का हिस्सेदारी थी और सेंट्रल में बराबरी की हिस्सेदारी थी। इसके अलावा ग्रुप जो उनकी कम्युनिटी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी, इलाकाई गवर्नमेंट की, फ्रेंच बोलने वाले लोगों की अपनी गवर्नमेंट और डच बोलने वाले लोगों की अपनी गवर्नमेंट। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव। कह रहे हैं कि डच की अपनी गवर्नमेंट थी, फ्रेंच की अपनी थी, जर्मन की अपनी थी, ये मैटर नहीं करता था कि कहाँ पे वो लोग रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैड द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। इनके पास क्या अधिकार होते थे? अपने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिकार थे, लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़, और उनके पास अपने कल्चर को बचाने का पावर था। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कह रहा आपको बेल्जियन मॉडल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसको देखने के बाद सच में लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, यहाँ तक कि जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार, लेकिन ये जो इस तरह का अरेंजमेंट था ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक्स स्ट्राइफ, इसकी वजह से जो झगड़े थे जो देश में रहने के, वो अवॉइड हो गए, वो मतलब नहीं हुए। द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड अ पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री
ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। कह रहे कि जो दो कम्युनिटी थी, जो अगर इस तरह से मतलब उनको ये फ़ायदा मिला कि इस तरह से उनकी जो कंट्री थी वो ज़बान के हिसाब से बटी नहीं दो ग्रुप में। When many countries of Europe came together to form the European Union, जब सारी यूरोप की कंट्री ने मिलके एक यूरोपियन यूनियन बनाया तो ब्रुसेल वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर, तो उन्होंने ब्रुसेल को अपना हेडक्वार्टर चूज किया। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया है, इसके अंदर क्या है, रीड एनी न्यूज़पेपर फॉर 1 वीक एंड मेक क्लिपिंग ऑफ न्यूज़ रिलेटेड टू ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वार। कह रहा है कि आप जो भी न्यूज़ पेपर आता है आपके घर, उसके अंदर से या जो भी आप टीवी में देखते हैं या सोशल मीडिया पे, तो उसके अंदर जो भी क्लिपिंग मतलब वीडियो की क्लिप या ऑडियो की क्लिप आप उसको कलेक्ट करिए। किससे रिलेटेड, जो वार से रिलेटेड, जो सिविल वार कंट्री में होता है, दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग धर्म के बोलने वाले लोगों के बीच जो झगड़े होते हैं, उस तरह की न्यूज़ की आप क्लिप बनाए, इकट्ठा करिए। ए ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स कुड पूल देयर क्लिपिंग टुगेदर एंड टू द फॉलोइंग। 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बने और वो अपनी सारी क्लिपिंग एक जगह इकट्ठा करे और क्या क्या करे, ये सारी चीज़ें करे जो नीचे दी गई। क्लासिफाई दिस कॉन्फ्लिक्ट बाय देयर लोकेशन, क्लियर करे कि कौन कौन से एरिया में ये झगड़े हुए हैं, स्टेट और कंट्री का नाम। या अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के कौन से स्टेट में हुई है। फाइंड आउट द कॉज ऑफ ईच ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, और पता करिए कि रीज़न क्या था इस तरह के झगड़े होने का। हाउ मैनी ऑफ दीज आर रिलेटेड टू पावर शेयरिंग डिस्प्यूट, इनमें से कितना ऐसा था जो पावर शेयरिंग से रिलेटेड झगड़े हैं। विच ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट कुड बी रिजॉल्व बाई वर्किंग आउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, कह रहे कि इनमें से कितने ऐसे झगड़े हैं जिसको अगर पावर शेयरिंग को सही से अरेंज कर दिया जाए तो वो रिजॉल्व मतलब वो सॉल्व हो जाए, वो झगड़े ख़त्म हो जाए। ये आप होमवर्क है। वाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, कह रहे हैं कि आपने जो ये 2 स्टोरी पढ़ी इससे आपने क्या सीखा। बोथ आर डेमोक्रेसीज, कह रहा है दोनों कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी थी। एट फिर भी दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, कह रहा है लेकिन उन्होंने अपने अपने कंट्री में अलग अलग तरह से डील किया जो पावर शेयरिंग का मैटर था। इन बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स, कह रहे कि बेल्जियम के लोगों ने ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया कि अगर देश के अंदर एकता बनाए रखना है तो सारे ग्रुप को हमें उनकी फीलिंग की हमें इज्जत करनी होगी, रिस्पेक्ट देनी होगी, क्या क्या उनके इंटरेस्ट है वो सारी फीलिंग को हमें रिस्पेक्ट देनी होगी। सच realization resulted in mutually acceptable arrangement for sharing power, इसकी वजह से जो रिज़ल्ट आया वो क्या हुआ कि उनकी कंट्री में पावर शेयरिंग का एक ऐसा सिस्टम बना जिसकी वजह से सारे लोग एक ही देश में सही से रहने लगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस तरह के अरेंजमेंट को, वो लोग लाए बेल्जियम के लोग। श्रीलंका शोज एज अ कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल, लेकिन श्रीलंका की अगर बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट है। It shows us that if a majority communities want to force its dominance over other and refuse to share power, तो श्रीलंका की स्टोरी पढ़ने में हमें क्या दिखता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती थी कि ज़बरदस्ती वो मतलब अपनी मेजॉरिटी के पावर से वो डोमिनेंस करे, मतलब वो अपना अधिकार जमाए रखे, दूसरे जो कम लोग हैं, जो कम मेजॉरिटी में है, जो माइनॉरिटी में है, उनके ऊपर अपना डोमिनेंस कायम रखें। इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, और शेयर पावर में मतलब पावर बांटने में उनकी जो डिमांड थी उसको वो रिफ्यूज़ करें, मतलब उनकी बात ना माने, सिर्फ अपनी चलाएं क्योंकि वो मेजॉरिटी में ज़्यादा थे। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, इससे क्या हुआ कि जो श्रीलंका की जो यूनिटी थी वो पूरी तरह से एकदम ख़राब हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए
ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।